Hello friends, welcome to in my YouTube channel. Today we will study about class 10th science subject CG board chapter 1 evolution the lecture 7 and today's topic are selection and evolution. हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 1 इवोल्यूशन अर्थात जीवों का विकास का लेक्चर 7 जिसमें आज का हमारा टॉपिक है सिलेक्शन एंड इवोल्यूशन, चयन और विकास। ओके, तो बिना देर किए चलिए बढ़ते हमारे आज के टॉपिक में। ओके, सिलेक्शन एंड इवोल्यूशन, चयन और विकास। ओके, तो इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले चलिए समझते हैं कि सिलेक्शन एवं इवोल्यूशन क्या होता है अर्थात चयन और विकास क्या होता है। ओके, सिलेक्शन जिसको हिंदी में चयन भी कहते हैं। ओके, तो चलिए समझते हैं कि सिलेक्शन किसे कहते हैं। सिलेक्शन या चयन। ओके, चयन या प्रकृति द्वारा स्वतः चलने वाली प्रक्रिया है जिसके कारण जीवों का विकास होता है। ओके, selection is an automatic process where is origin of organism. Okay, so what is called selection? So we are remember that selection is an automatic process where is origin of organism. Okay, इसके साथ आप लोग याद रखिएगा सिलेक्शन के अंतर्गत प्राकृतिक एवं कृत्रिम चयन, नेचुरल सिलेक्शन एवं आर्टिफिशियल सिलेक्शन। ओके, तो चलिए समझते हैं कि प्राकृतिक चयन एवं कृत्रिम चयन क्या होता है। ओके, प्राकृतिक चयन अर्थात नेचुरल सिलेक्शन, प्रकृति के द्वारा होने वाले चयन को प्राकृतिक चयन कहते हैं। नेचर थ्रू सिलेक्शन कॉल्ड नेचुरल सिलेक्शन। कृत्रिम चयन, मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले चयन को कृत्रिम चयन या आर्टिफिशियल सिलेक्शन कहते हैं। ह्यूमन थ्रू सिलेक्शन कॉल्ड आर्टिफिशियल सिलेक्शन। ओके, तो प्राकृतिक चयन जिसे कि इसके नाम से स्पष्ट प्राकृति अर्थात प्रकृति के द्वारा। ओके, कृत्रिम अर्थात मनुष्य के द्वारा। ओके, तो आई होप आप लोगों को सिलेक्शन समझ आया होगा, साथ ही आप लोगों को आर्टिफिशियल एवं नेचुरल सिलेक्शन भी समझ आया होगा। ओके, तो चलिए हम लोग सिलेक्शन को क्या उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि आखिरकार सिलेक्शन या चयन क्या होता है। ओके, तो जैसे कि हम लोगों ने इसके डेफिनेशन में जाना, सिलेक्शन इज अ ऑटोमेटिक प्रोसेस वेयर इज ओरिजिन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड सिलेक्शन विद एग्जांपल। ओके, so as we know that we learned about armadillo. Okay, so we know that the ancient armadillo is looking very big compared to the present armadillo when Darwin was observed that. Okay, so we learned about that of any particular of the organism have some changes at the during period of time, and after long time that particular of the organism looking new organism in all over the world. Okay, so what will happen? So basically this particular process happen through selection. Okay, so basically in that of we can see that of any particular of the organism that is also happened of automatic process through nature. Okay, तो इस प्रकार से जैसे कि हम लोगों ने आर्मेडिलो के उदाहरण के द्वारा समझा था कि जो प्राचीन समय में जो उपस्थित आर्मेडिलो थे वह काफी बड़े थे, अराउंड 10 फीट। ओके, परंतु जब डार्विन ने ऑब्जर्वेशन किया उस समय तो डार्विन ने पाया कि जो आधुनिक समय का जो आर्मेडिलो थे वो काफी छोटे थे। तो इस प्रकार से डार्विन ने ऑब्जर्वेशन किया कि जो पुराने समय में जो उपस्थित आर्मेडिलो थे उसमें कुछ चेंजेस अथवा कुछ बदलाव आया होगा, जिसकी वजह से एक लंबे समय के पश्चात वह जो आर्मेडिलो थे वह एक नए प्रजाति के रूप में दिखाया गया। ओके, तो एक ऐसे पॉसिबल हुआ। ओके, तो यह चयन की ही प्रक्रिया है। ओके, तो जैसे कि हम जानते हैं कि चयन प्रकृति के द्वारा स्वतः चलने वाली प्रक्रिया जिसके कारण जीवों का विकास होता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को सिलेक्शन समझ आया होगा। इवोल्यूशन अर्थात जीवों का विकास, जैसे कि हम लोग जीवों का विकास का डेफिनेशन जानते हैं कि जीवों का समय के अनुसार बदलाव को ही जीवों का विकास या इवोल्यूशन कहते हैं। ओके, तो आई होप आप लोगों को सिलेक्शन एंड इवोल्यूशन समझ आया होगा कि सिलेक्शन एंड इवोल्यूशन क्या होता है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। As the journey of the Beagle came to end and the crew returned to England, Darwin started putting together pieces of information that he had collected all through the voyage from the different continents. He started writing an account on his observations. He was aware of the fact that humans could bring about changes in characters in domesticated animals or in crop plants by selecting organisms with preferable characters by inbreeding them. Selective breeding among a species of organisms with preferable characters by humans is called as artificial selection. ओके, तो जब बीगल का सफर खत्म हुआ तो डार्विन कहाँ है तो इंग्लैंड लौटकर अपने अध्ययन का विवरण तैयार करने लगे।
ओके, तो उन्होंने क्या है, बहुत सारे ऑब्जर्वेशन अर्थात अवलोकन किया। ओके, तो उनके दिमाग में चढ़ रहे कृत्रिम चयन यानी मनुष्य के द्वारा अपनी इच्छा के अनुसार लक्षणों का चयन कर जानवर और पौधे की अलग अलग प्रजाति तैयार करने वाली बात थी। ओके, तो उनके मन में आया कि क्या है, किस प्रकार से जो मनुष्य के द्वारा क्या है अलग अलग जीवों की प्रजाति को उत्पन्न किया जाता था, आर्टिफिशियल सिलेक्शन के द्वारा ओरिजिन किया जाता है। ओके, Darwin started thinking that if humans could select and bring about changes in characters of organism, could the presence of diverse organism in nature be a result of some process of selection occurring there? ओके, तो इस प्रकार से डार्विन के मन में आया कि मनुष्य नई प्रजाति तैयार कर सकता है, तो क्या प्रकृति में दिखने वाले इतने विविध प्रकार के जीव प्रकृति में निरंतर होने वाले किसी चयन प्रक्रिया का नतीजा है? तो हाँ, ओके, तो वह किसकी नतीजा है? तो वह प्राकृतिक चयन अर्थात नेचुरल सिलेक्शन का नतीजा है, नेचुरल सिलेक्शन। ओके, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि नेचुरल सिलेक्शन में क्या होता है कि प्रकृति के द्वारा होने वाले चयन को प्राकृतिक चयन कहते हैं। ओके, तो पृथ्वी पर जितने भी जीव उपस्थित है उनका क्या होता है, समय के अनुसार बदलाव होता है, या फिर कोई जीव क्या होता है उत्पन्न होता है, किसके द्वारा होता है? तो वह नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा ही होता है। ओके, व्हाट टाइप ऑफ सिलेक्शन इज सिलेक्टिव ब्रीडिंग बाय ह्यूमंस कॉल्ड? मनुष्य के द्वारा पसंदीदा लक्षणों का चुनाव कर जीव उत्पन्न करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसको आर्टिफिशियल सिलेक्शन कहा जाता है। ओके, तो सिलेक्शन इज सिलेक्टिव ब्रीडिंग बाय ह्यूमंस कॉल्ड आर्टिफिशियल सिलेक्शन. Darwin suggested that a process of natural selection was instrumental in the evolution of one form to the other, resulting in the diverse forms of species found in nature. डार्विन ने इसी के आधार पर सुझाया कि प्राकृतिक चयन यानी प्रकृति में स्वतः चलने वाले चयन की प्रक्रिया से दुनिया के अधिकांश जीवों की उत्पत्ति हुई है. ओके, to understand the process of natural selection, you would need to do the project work on it as given in page number 142. ओके, तो प्राकृतिक चयन की प्रक्रिया को समझने के लिए क्या है, पृष्ठ क्रमांक आप लोग 342 अर्थात 342 में इस अध्याय संबंधित परियोजना कार्य जरूर करें. ओके, तो जिससे आप लोगों को और अच्छे से समझ आएगा कि प्राकृतिक चयन अर्थात प्रकृति में किस प्रकार से किसी भी जीव का चयन होता है. यहाँ पर क्वेश्चन है जैसे कि व्हाट डू वी अंडरस्टैंड अबाउट नेचुरल सिलेक्शन बाय डूइंग द प्रोजेक्ट वर्क. परियोजना कार्य से प्राकृतिक चयन की प्रक्रिया के बारे में हमारी क्या समझ बनता है. As a natural selection, an intentional process of selection by nature as an artificial selection. क्या प्राकृतिक चयन कृत्रिम चयन जैसे ही कोई सोची समझी संपादन की प्रक्रिया है. ओके, तो जब इसका आप लोग क्या करेंगे, प्रोजेक्ट वर्क करेंगे. ओके, तो इसका जो आंसर आप लोगों को इजी वे में समझ आ जाएगा. ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं. एक्टिविटी 2, क्रियाकलाप 2. तो चलिए इसको हम लोग क्रियाकलाप के द्वारा समझते हैं. A few figures have been given here. नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं. Observe them and suggest the type of selection process shown here. Justify your answer. ओके, तो इनको देखकर हमको बताना है अर्थात इन्हें देखकर तर्क सहित बताना है कि चित्र में किस प्रकार का चयन दर्शाया गया अर्थात क्या है, प्राकृतिक चयन है या फिर कृत्रिम चयन अर्थात नेचुरल सिलेक्शन या फिर आर्टिफिशियल सिलेक्शन. साथ ही इसका रीजन अर्थात कारण भी बताना है कि यह आर्टिफिशियल या फिर नेचुरल सिलेक्शन क्यों है. ओके, तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं. फिगर 9, इफेक्ट ऑफ फ्लड ऑन ए रेडिश फील्ड. मूली के खेत पर बाढ़ का प्रभाव. ओके, तो जैसे कि यहाँ पर प्रदर्शित है रेडिश प्लांट्स सोविंग ऑन अ फील्ड. मूली का खेत. रेडिश प्लांट्स स्वेप्ट अवे बाय फ्लड्स. बाढ़ से कुछ पौधों का बह जाना. रेडिश प्लांट्स लेफ्ट ऑन द फील्ड. मूली के खेत में बचे पौधे. ओके, तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं. ओके, तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं कि ये कौन सा प्रोसेस है. ओके, तो यह नेचुरल सिलेक्शन अर्थात ये क्या है, प्राकृतिक चयन है. नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक चयन. ओके, तो चलिए इसको समझते हैं कि ये प्राकृतिक चयन क्यों दर्शा रहा है या फिर प्राकृतिक चयन क्यों है. ओके, चूंकि हम लोग जानते हैं कि प्राकृतिक चयन में क्या होता है कि प्रकृति के द्वारा होने वाले चयन को ही प्राकृतिक चयन या नेचुरल सिलेक्शन कहा जाता है. ओके, जैसे कि यहाँ पर चित्र 1 में हम लोग देख सकते हैं कि रेडिश प्लांट्स ग्रोइंग ऑन अ फील्ड. ओके, तो यहाँ पर क्या मूली का खेत. उसके पश्चात रेडिश प्लांट्स स्वेप्ट अवे बाय फ्लड्स अर्थात बाढ़ से कुछ जीवों का बह जाना. चूंकि फ्लड्स अर्थात बाढ़ क्या होता है वह प्राकृतिक होता है. ओके, तो यहाँ पर जो जितने सारे क्या होता है जो मूली का जो पौधे क्या होता है अफेक्ट अर्थात प्रभावित होने के पश्चात भी यहाँ पर कुछ मूली के पौधे बचे हुए. रेडिश प्लांट्स लेफ्ट ऑन द फील्ड. मूली के खेत में बचे पौधे अर्थात इस प्रकार से क्या है, यह नेचुरल सिलेक्शन अर्थात प्राकृतिक चयन को दर्शाता है.
ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। Nearly 2 decades after the voyage of the Beagle, another scientist named Alfred Russel Wallace set out on a similar voyage from England, mainly to Iceland in the American and Asian subcontinent. डार्विन की बीगल यात्रा के लगभग 20 साल बाद एक और वैज्ञानिक अल्फ्रेड रसेल वैलेस, ओके कौन, तो वह है अल्फ्रेड रसेल वैलेस, ने इंग्लैंड से अमेरिका तथा एशिया द्वीपों तक बीगल जैसी खोज यात्रा में निकले थे। He had meditated in an extensive study on the butterflies and mammals of these regions and come to similar conclusions as Darwin. ओके, तो डार्विन ने मुख्य रूप से तितलियों और कुछ स्तनधारी जीवों का अध्ययन किया और डार्विन जैसे निष्कर्ष पर पहुंचे। Wallace also suggested that organisms evolved from pre-existing organisms and selective process in niches occurred spontaneously and non-intentionally, giving rise to the diverse forms of species present on Earth. ओके, तो इस प्रकार से जो अल्फ्रेड रसेल वैलेस ने क्या किया, जीवों का अध्ययन किया, तो उन्होंने भी पाया कि जीवो क्या होता है, पूर्ववर्ती प्रजाति अर्थात पहले से उपस्थित जीवों की प्रजातियों से ही उत्पन्न होता है। ओके, तो अल्फ्रेड रसेल वैलेस ने क्या ऑब्जर्वेशन किया। ओके, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि जो अल्फ्रेड रसेल वैलेस है उन्होंने डार्विन की तरह निष्कर्ष निकाला कि जो जीव होता है वह अर्थात जो जीवों की जो प्रजाति होता है वह पूर्ववर्ती जीवों की प्रजाति अर्थात पहले से उपस्थित जीवों की प्रजातियों से ही उत्पन्न होता है। ओके, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, आर्टिफिशियल सिलेक्शन हैज लेड टू द इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट वेराइटीज ऑफ फ्राइज, व्हीट एटसेट्रा दैट वी सी टुडे। यह कृत्रिम चयन का ही नतीजा है कि आज धान, गेहूं इत्यादि की हजारों किस्में पाया जाता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स हैव आल्सो बीन डेवलप्ड इन दिस वे। ओके, तो इसी के अनुसार क्या है, सब्जियों में भी कई किस्में और प्रजातियां मनुष्य के द्वारा चयन का ही नतीजा है। ओके, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल प्रदर्शित है, डिफरेंट वेराइटीज ऑफ मस्टर्ड पास प्रेफरेबली कंज्यूम्ड बाय ह्यूमंस। जैसे कि यहाँ पर है कोलाब्री स्टम्स, रेडिश रूट, ब्रोकोली फ्लावर बर्ड, मस्टर्ड सीड्स लीफ, कैबेज फ्लेवर बर्ड एंड कॉलीफ्लावर फ्लावर बर्ड। अर्थात सब्जियों की सरसों की प्रजातियों मनुष्य के द्वारा सब्जियों की खाए जाने वाले भाग, जैसे कि यहाँ पर प्रदर्शित है कोलेबरी स्टेम अर्थात नवल गुल का तना को खाया जाता है, रेडिश का रूट अर्थात मूली का जड़ को खाया जाता है, ब्रोकोली फ्लावर बर्ड अर्थात ब्रोकोली की पुष्पकलिका एवं तना को खाया जाता है, मस्टर्ड सीड लीफ का सरसों का पार्श्व पर्ण कलिका को, ठीक इसी प्रकार से कैबेज लीफ बर्ड पत्ता गोभी का पर्ण कलिका एवं कालीफ्लावर फ्लावर बर्ड अर्थात फूल गोभी का पुष्प कलिका को खाया जाता है। अर्थात इस प्रकार से क्या है, यह आर्टिफिशियल सिलेक्शन अर्थात कृत्रिम चयन का ही नतीजा है कि एक ही प्रजाति के क्या बहुत सारे उसका प्रजाति को बनाया जाता है अर्थात उसका ओरिजिन किया जाता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को सिलेक्शन एंड इवोल्यूशन चयन और विकास के बारे में समझ आया होगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।